हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक टॉपिक मतलब चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो बच्चे, ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। अभी तक आपने केमिस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है कि मोल कंसेप्ट तो पढ़ ही रखा होगा, और सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है बेटा, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं नीट की। तो पढ़ने के साथ साथ हम क्या उस टॉपिक से क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, क्या हमसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम होपिंग कि आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में अपने जितने भी बेसिक्स थे वो क्लियर कर लिए होंगे। और उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर देखा था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ ही साथ हमने वहाँ पे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स, शेल्स, सब शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्वांटम नंबर्स, इन सब चीज़ों की बात की थी। तो अभी तक मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आ चुका है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने को देती हूँ तो आप लोग इजीली लिख लेंगे ना। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कदम बढ़ाते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़े ना आपने, वो फिजिकल केमिस्ट्री का वेरी वेरी बेसिक चैप्टर है। तो अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे कैसे कैसे रिलेटेड है वो भी देखेंगे, और उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, विच इज अगेन द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो करने वाले हैं। सो दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग, अपने बेसिक्स पे क्या कर सके, अपना पकड़ बना सके और उनको स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको लाइटली नहीं लेना है। हालांकि एक छोटा सा चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आता है हमारे नीट में, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर एस ब्लॉक पढ़ोगे, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो ना, वहां पर जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज करते हैं, वो बार बार वहां पर आएंगी, और उसका सीधा सीधा लेना इस चैप्टर से रहता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आपको रिलेट करने लगोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि याद हो जाएंगे, रिलेट करना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे उन चैप्टर्स को, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, और अगर कहा जाए तो क्लास 11th का ये 3rd चैप्टर है हमारे बुक 1 का। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस चैप्टर में आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, और बेसिकली इस सेशन में आपको मैं कौन कौन सी चीजें पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम उनको वैसे ही पढ़ लेते, वैसे ही स्टडी कर लेते, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, वो हम समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल जो हम आज देख रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल को बनने में कौन कौन से इन्वेंशंस हुए थे, कौन कौन से डिस्कवरीज हुई थी, और कैसे कैसे ये जो आज पीरियोडिक टेबल हम देख रहे हैं वो कैसे कैसे डेवलप हो के, और उसके अंदर कुछ चेंजेस आके फाइनली वो पीरियोडिक टेबल बना। व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट पीरियोडिक टेबल, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, हिस्ट्री है, थोड़ा सा तुम लोगों को बोरिंग लग सकता है, या थोड़ा सा तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि भैया ये चीज तो गलत थी, तो पढ़ा क्यों रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वो सारी इन्वेंशन, वो सारी डिस्कवरीज व्हिच लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपको पता हो। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या क्या सोच के उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने को सोचा, और किस किस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू नो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो कैसे बना, ठीक है, कौन कौन से डिस्कवरीज हुई, तो वो देखेंगे हम। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, सबों ने अपना अपना
एक थॉट शेयर किया था। ऐसा नहीं है कि सबने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ही किया होगा टेस्ट ट्यूब, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना अपना थॉट शेयर किया कि हम एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी और ने बोला कि हम एलिमेंट्स को नहीं जी ऐसे क्लासिफाई कर सकते। तो वो साइंटिस्टों ने क्या क्या बोला था, किस किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, वो हमें समझना है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोबराइनर ट्रायड। तो डोबराइनर एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ट्रायड बनाया था। नाउ व्हाट इज दिस ट्रायड, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले डोबराइनर्स ट्रायड देखेंगे, उसके बाद नए साइंटिस्ट आए। क्योंकि देखो, अब स्टार्टिंग में कोई भी चीज बनेगी, जैसे स्टार्टिंग में आप मान लो खीर बना रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें कमी लगेगी। मान लो दूध ज्यादा हो गया या चावल कम हो गया या मीठा कम हो गया, तो वो सारी चीजें आप ऐड ऑन करते जाते हो और एक परफेक्ट खीर बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बन रहा है, तो स्टार्टिंग में साइंटिस्टों ने अपने अपना थॉट शेयर किया, उनमें कुछ कमियां निकलने लगी, जिनकी वजह से नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपना थॉट शेयर किया। इस चीज को हम ऐसे क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, या इस चीज को ऐसे ना कह के ऐसे कहेंगे तो ज्यादा अच्छा पीरियोडिक टेबल बनेगा हमारा, हम एलिमेंट्स को ज्यादा अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। सो बेसिकली इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और उनके अंदर कुछ उनके जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो बनाया था उनके अंदर कुछ कुछ कमियां भी आती रही, उसको हम क्या करते रहे, दोबारा से मॉडिफाई करते रहे और भी साइंटिस्ट आते रहे। तो बेसिकली न्यूलैंड आए थे, डोबराइनर के बाद न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। क्या है ये लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये समझेंगे हम। उसके बाद लोथर मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अगेन ये जो दोनों लोग बोल रहे थे इन पे कुछ क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था, कुछ मॉडिफिकेशन किया था और उन्होंने अपना वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बताया था। तो ये देखना है हमें। उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव भी साइंटिस्ट का नाम है। अब मेंडलीव जी जब आए, उन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाया। किस बेसिस पे बनाया, क्या क्या वो कहना चाह रहे थे उस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से, उस पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या चीजें पता लगी, वो समझेंगे। फाइनली आ गया था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट को हमने किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ, ठीक है। सो बेसिकली आज की क्लास हमारी फोकस रहने वाली है इन 5-6 टॉपिक्स पे, ठीक है। उसके बाद जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ जाओगे, उसके सारे फीचर्स जान जाओगे, उसके बाद हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल, मतलब 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही सिंपल सा और कंफ्यूजिंग सा, क्योंकि दिस टॉपिक इज अ बिट वी कैन से कि थोड़ा मिसअंडरस्टूड होता है या फिर थोड़ा इग्नोर्ड होता है। तो इस वजह से हम ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं। 2022 में भी ऐसे सवाल आए हैं, 2023 में भी आ सकता है, 24 में भी आ सकता है। तो लेट्स फोकस ऑन द वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी, द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो फिर ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे करने वाले हैं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं वही चीज पढ़ाऊंगी जिसके एग्जाम में आने की संभावना होगी, और जो मैं बाकी चीजें बताऊंगी वो मैं आपको बेस बिल्ड करने के लिए बताऊंगी, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि जब हम अपना पीरियोडिक टेबल मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे चेंज हो रही हैं या कैसे कैसे सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिल रहा है, वो समझेंगे। एंड देन शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनोलॉजीज कहां से आई, इनका मतलब क्या है, इनको हम अपने पीरियोडिक टेबल में कैसे गेज करेंगे, पीरियोडिक टेबल में कैसे पता चलेगा कि शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं अगर हम ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस पे क्या हाल हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक रेडियस क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, वो सारी चीजें कैसे वेरी कर रही हैं पीरियोडिक टेबल में, वो समझेंगे। एंड देन आयनिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस अलग अलग चीजें हैं। अब आप बोलोगे मैम रेडियस ही तो है, अब इसके बारे में भी एक क्लास होगी, ठीक है ना। तो एक क्लास में बताऊंगी कि रेडियस कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन रेडियस के बेसिस पे हम अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप कैसे वेरिएशन दिखाएंगे, वो भी हम समझेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से हमारे मतलब जो बेस होता है वो बिल्ड होता है, और यहां से मतलब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बार मिलोगे,
जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इन सारे वर्ड्स से मिलोगे ही मिलोगे। तो पहले तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि यार ये वर्ड्स का मतलब क्या है, तो वो सब समझेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको आप बार बार मिलोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेकिन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, व्हाट आर द मेथड्स, किन किन मेथड से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, तो वो भी सारी चीज हम समझेंगे, इसी चैप्टर में समझेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, देन वी विल मूव ऑन टू द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी ग्रुप में या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं किसी पीरियड में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह का चेंज आ रहा है, एसिडिक नेचर में क्या चेंज आ रहा है, बेसिक नेचर में क्या चेंज आ रहा है, मेटालिक या नॉन मेटालिक नेचर में क्या क्या चेंज आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी में क्या क्या चेंज आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलता है। ओके, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिल रहा है। अनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ये थोड़े से नखरेबाज होते हैं। क्यों होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं अपने बाकी के ग्रुप मेंबर से। क्यों ऐसा होता है, क्यों ये अनॉमलस, अनॉमलस मतलब अलग प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं ये बाकी के ग्रुप मेंबर से, वो समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, वो सारी चीजें हम इसी चैप्टर में समझते हैं। तो जैसे आप बोलते हो ना कि मैम केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आता है, तो जो बेसिक्स होता है ना वो हमारा क्लियर होता नहीं है, इसलिए केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आता है। अल्टीमेटली तो तुमको केमिकल रिएक्शन याद ही करना पड़ेगा, ठीक है बउआ। ये मत सोचना कि केमिकल रिएक्शन ये पढ़ लिया तो हमें केमिकल रिएक्शन एकदम टू द पॉइंट हम ऐसे लिख लेंगे। देखो पढ़ना तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नीट क्वालिफाई करना है ना, लेकिन जो अल्टीमेट बेसिक है वो हम यहां से जान जाएंगे। इसके बाद अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको दिखाए तो आप समझने लगोगे कि भैया ये केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है ना। सो बेसिक हमारा ये चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। सो इन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्या जरूरत पड़ी हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो देखो स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी की मैं बात करूं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कहानी शुरू हो गया, तो बिल्कुल कहानी शुरू हो रहा है क्योंकि हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना था, क्यों बना था, क्या जरूरत पड़ी। तो देखो स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी में ना बहुत कम एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हुए थे, ठीक है। हम एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, जैसे कि उस समय पे हम कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सारे एलिमेंट्स यूज करते थे, या कुछ कुछ हम कॉमन एलिमेंट्स जानते थे। तो स्टार्टिंग 18th सेंचुरी के तो 20 ही एलिमेंट्स थे। अब 20 एलिमेंट्स का तो क्या है, इजीली पहचान जाओगे, देख के पहचान जाओगे, उनका कुछ प्रॉपर्टी होगा उससे पहचान जाओगे। तो स्टार्टिंग में तो क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ठीक 60 साल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब 20 से कितने एलिमेंट्स नोन हो गए, 63 एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स को समझना, उन एलिमेंट्स को पढ़ना, उन एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना, ये हमारे लिए मुश्किल होता चला गया क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहे थे। अब बेटा आपको ही पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स अभी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं, हम नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर करते जा रहे हैं, हम नए नए एलिमेंट्स इवन इन्वेंट भी करते जा रहे हैं आज की डेट में। तो ये 118 एलिमेंट्स ने पूरा तहलका मचा रखा है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। इतने सारे, मतलब ये 118 एलिमेंट्स मिलके करोड़ों कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब उन करोड़ों कंपाउंड्स की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि क्या करते हैं, हम कुछ एलिमेंट्स जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उनको हम क्या कर दें, एक साथ क्या कर दे, क्लासिफाई कर दे, सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर दे, ताकि उनका स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते रह गए, हमारे लिए स्टडी करना मुश्किल होता जा रहा था। तो हमने यही सोचा कि हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि इनकी स्टडी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी आसान हो जाए। तब जरूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की, ठीक है। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी केमिस्ट्स began to categorize the elements according to similarities in their physical and chemical properties.
द एंड रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी वाज आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इनको स्टडी करते करते अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अपना अपना थॉट शेयर करते गए, उनके बेसिस पे उन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन का तरीका हमें बताया, और कुछ ना कुछ कमियां आने की वजह से हम उनको डिस्कार्ड करके मॉडिफाई करते गए, और फाइनली जो रिजल्ट आया वो आया द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेवोइजियर। अब लेवोइजियर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका स्थापना की, मतलब स्थापना क्या, जिन्होंने इसको शुरुआत की, क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। अब लेवोइजियर एकदम कूल बंदा था। उसने क्या किया भाई, सोचा कि उस टाइम पे देखो इसने 1789 में ये काम किया है, ठीक है, तो उसने सोचा कि भैया एलिमेंट्स तो उस टाइम पे कम ही नोन थे। उसने एकदम से रॉकेट साइंस लगाया और बोला कि भाई हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर देते हैं। सबने बोला हाँ भैया सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि उस टाइम पे तो 20 ही एलिमेंट्स नोन थे, तो उसने इजीली क्लासिफाई कर दिया मेटल्स, मतलब जो हार्ड है, जिनको आप, जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटल हो गए, जो हार्ड नहीं है उनको हमने नॉन मेटल्स बोल दिया अकॉर्डिंग टू लेवोइजियर। लेकिन जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स आते गए वैसे वैसे हमारे को ये पता चलता गया कि जरूरी नहीं कि एलिमेंट मेटल ही हो या नॉन मेटल ही हो, इसके बीच का भी एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेटेलॉइड बोलते हैं। तो अब इनका क्या हो गया, जो इनका जो थॉट था, इन्होंने जो शेयर किया था वो फेल हो गया। ठीक है, तो लेवोइजियर जी का जो थॉट था वो फेल हो गया। उसके बाद आए हमारे एक नए साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट का नाम था डोबराइनर, और इन्होंने दिया था डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रायड, या इसको डोबराइनर्स ट्रायड बोला जाता है। अब व्हाट इज ट्रायड? तो डोबराइनर ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स उस टाइम नोन नहीं थे, जितने भी नोन थे उन्होंने कोशिश की उन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज 3-3 के सेट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट्स एक सेट में, फिर बाकी 3 एलिमेंट्स एक सेट में, बाकी 3 एलिमेंट्स एक सेट में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता ही होंगी ना, या बताना पड़ेगा फिर से? अगर बताना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी ये चीज। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर शिद्दत से पढ़ा है तो ये सारी चीजें तो आपको पता हो, या फिर इवन 9th and 10th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, सो इन 1829 ही क्लासिफाइड सम एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। इन 3 के ग्रुप को ही हम ट्रायड बोलते हैं। सो दीज ग्रुप ऑफ 3, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रायड बोला जाता है। कोई भी आपसे राह चलते पूछे कि भैया बताओ ट्रायड क्या होता है, तो ट्रायड होता है ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं, मैंने सबको 3-3 के सेट में डिवाइड कर दिया कि तुम 3 एक साथ रहोगे, एक साथ खाओगे, एक साथ पियोगे, एक साथ पढ़ोगे, वो ट्रायड, बाकी 3 ट्रायड। सो दीज आर ट्रायड्स। ग्रुप ऑफ 3 इज नोन एज ट्रायड। डोबराइनर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को ट्रायड में डिवाइड कर दिया था। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही चीज होता है। केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिक्स मत घुसाने लग जाना, केमिस्ट्री में मास और वेट आर सेम थिंग। एटॉमिक वेट बोलो, एटॉमिक मास बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उन्होंने एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको 3-3 के सेट में डिवाइड करना शुरू कर दिया, 3-3 के सेट में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल पूछोगे ना तुम लोग, मन में आ रहा है? जैसे कि मैम, तो जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये पहला ट्रायड था। एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। अब इन्होंने देखो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इनको क्या कर दिया था, 3-3 के सेट में डिवाइड कर दिया था। इसी को ट्रायड बोला जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सा गौर फरमाइएगा। अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास देखूं तो लिथियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 7, और अगर मैं सोडियम का एटॉमिक मास देखूं, सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये कितना होता है, 23, और अगर मैं पोटेशियम का मास देखूं तो होता है 39। अब उन्होंने इस चीज में एक बहुत ही विचित्र सी चीज ऑब्जर्व की थी। साइंटिस्ट थे ना, वो लोग ऑब्जर्व करते रहते थे। हमारे तरह नहीं है कि जो खाना खाया खा लिया, मम्मी ने जो बनाया खा लिया, ठीक है, सो गए, पढ़ लिया,
हम ऑब्जर्वेशन कम करते दिए है आजकल के डेट में। आजकल के डेट में सिर्फ साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। तो देखो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज ऑब्जर्व की इसमें। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये ट्रायड में जो बीच वाला एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास को ऑब्जर्व किया। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द टर्मिनल एलिमेंट्स। अब टर्मिनल मतलब होता है बेटा किनारे किनारे वाले एलिमेंट्स, तो ये दोनों क्या है, किनारे किनारे वाले एलिमेंट्स। ये वाला क्या है, बीच वाला एलिमेंट। बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आ रहा था वो टर्मिनल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज आ रहा था। नहीं बोलो तो बता दो, समझा दें। देखो अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की बात करते हैं, कर ले बात। चलो जी, तो एटॉमिक मास सोडियम का क्या आ रहा था, लिथियम का मास, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम का एवरेज आ रहा था। एवरेज निकालना आता है? अरे हाँ मैम, बस केमिस्ट्री कमजोर है, बाकी सब तो हमारा स्ट्रांग है। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम का एवरेज क्या होगा, दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखें जरा क्या होता है। एटॉमिक मास लिथियम का कितना होता है 7 और पोटेशियम का कितना होता है 39 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये देखो कितना हो जाएगा 46/2 और 46/2 बच्चा जानता है कितना होता है 23 और ये 23 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की और ये खुश हो गए कि वाह भाई मैंने तो क्या कर दिया, एकदम जग जीत लिया। तो उन्होंने क्या किया, ट्रायड में कन्वर्ट किया, मतलब ट्रायड में डिवाइड किया एलिमेंट्स को और ये ऑब्जर्व किया कि जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो किनारे वाले एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर आ रहा था। अब देखो उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं नोन थे, तो जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको उन्होंने 3-3 के सेट में डिवाइड करना शुरू किया लाइक दिस। देखिए कुछ ऐसे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का मास 35.5, आयोडीन का मास कितना होता है 127 होता है। अब इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 81.25। अब आप बोले मैम 80 नहीं आ रहा है, हम नहीं मानेंगे कि एवरेज है, मतलब लगभग एवरेज आ रहा था। ठीक है, लगभग बोला था उन्होंने कि लगभग एटॉमिक मास क्या आ रहा था, बीच वाले एलिमेंट का लगभग एवरेज आ रहा था ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द टर्मिनल एलिमेंट्स। मान गए इस बात को। सोडियम का तो एकदम ही चमक गया, इसीलिए मैंने एग्जांपल भी सोडियम कहते हैं, बहुत दिमाग है मेरे पास। ठीक है, तो ये देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का जब देखा तो 7 प्लस 39/2 कितना 23, एकदम मौके पे चौका। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का भी देखा। तो कैल्शियम का 40 होता है बच्चा और बेरियम का 137 होता है 137, उसका उन्होंने एवरेज निकाला तो कितना है 88.5, लगभग 87 के बराबर, मतलब 19-20 का फर्क। तो ये काम किया था उन्होंने। अब डोबराइनर ने अपना ट्रायड दिया, 3-3 के सेट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास सच दैट, कैसे लिखोगे, व्हाट इज डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रायड। अगर आपसे कोई राह चलते पूछ ले कि डोबराइनर का लॉ क्या था तो यहां पे लिखोगे डोबराइनर डिवाइडेड द known elements in the set of 3 known as triad in such a way, in such a manner लिख लो, वे लिख लो, एक ही बात है, in such a manner। इसमें थोड़ा सा चेंज करो, एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ 3 known as triad in order of their increasing atomic mass, this was very very important जो हम भूल गए थे, in order of their increasing atomic mass such that the atomic mass of middle element
was atomic mass of middle element was the average of atomic mass of terminal elements. अब आप बोलोगे मैम आप इतना लिखवा क्यों रहे हो, हमें समझ में आ गया था. तो देखो लिखवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को सिर्फ समझो नहीं, उसको एकदम से अपने मन में बिठा लो. और ये चीज़ तब होती है जब आप चीज़ों को लिखते हो तब. ठीक है, तो whenever you are studying try to write things and then try to memorize it. क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो दिमाग में अपने आप बैठ जाती है. हैंड और ब्रेन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है. ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, ये तो समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछते हैं, मुद्दे पर आते हैं भैया. मुद्दे पर आते हैं कि हमारा सवाल ये आता है कि डोबराइनर ने किन किन एलिमेंट्स को ट्रायड में डिवाइड किया था. वो जो सही ट्रायड था ना वो तीन ही सेट बना पाए थे. एक तो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का, बोलो याद है. एक कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का, कैल्शियम का 40, बेरियम का 137, कितना आ रहा था लगभग हमारा 87.5, 88 के बराबर लगभग. ठीक है, एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हमारा ट्रायड नहीं है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायड ऑफ डोबराइनर. इनमें से डोबराइनर का ट्रायड कौन सा नहीं है. ऑप्शन ए रहेगा आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम, बी रहेगा कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम, सी रहेगा बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, एंड डी रहेगा हमारा क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, या फिर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. और कंफ्यूज करने के लिए आपको मान लो ये ना दे और ज्यादा कंफ्यूज करना चाहे तो वो ये भी दे सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो आपको पता होगा कि क्लोरीन ब्रोमीन तो था ही, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. जो ट्रायड उन्होंने दिया था वो ये दिया था, ये दिया था और ये दिया था. ये वाला ट्रायड नहीं दिया था. दिस वॉज नॉट गिवन बाय डोबराइनर. तो डोबराइनर ने जो सही ट्रायड दिया था वो 3 का सेट दिया था, और दीज आर द ट्रायड्स विच यू हैव टू रिमेंबर. अब यहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. मैंने बता दिया किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं. तो डोबराइनर ट्रायड क्लियर है. अब डोबराइनर का जो ट्रायड था वो फेल हो गया था. फेल इसलिए हो गया था, डोबराइनर का ट्रायड क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, सिर्फ इतने एलिमेंट्स तो नोन थे नहीं, सिर्फ 9 एलिमेंट्स तो थे नहीं उस समय पे, 9 से तो ज्यादा ही होंगे ना. उन सभी एलिमेंट्स को ये ट्रायड के फॉर्म में नहीं बना पाया. उन सभी एलिमेंट्स को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि जो बीच वाला एलिमेंट आ रहा था वो किनारे वालों के मीन के बराबर आ रहा था उसका एटॉमिक मास. ये बात उन सभी एलिमेंट्स जो उस टाइम पे नोन थे उनके बारे में नहीं बता पाया था, इसलिए डोबराइनर का लॉ फेल हो गया था. फिर हमें पड़ी दूसरे की जरूरत. दूसरे की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब पहला वाला गलत हो जाता है. जब पहला वाला को आप गलत साबित कर दो तो हमें किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है. और दूसरा कौन बनकर आया, हमारे न्यूलैंड भाई साहब. न्यूलैंड ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया. क्या दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. राइट, अब देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था. ऑक्टेव मतलब होता है 8. ट्रायड मतलब क्या होता था, 3 था, क्या है. ठीक है, तो न्यूलैंड भाई साहब आए और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली. उन्होंने क्या किया, जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको उन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया. कैसे अरेंज करना शुरू कर दिया, चलिए देखते हैं. इन 1866 ही सजेस्टेड दैट एलिमेंट्स बी अरेंज्ड इन ऑक्टेव्स. अब 3 का सेट वाला तो फेल हो गया था. उन्होंने बोला कि अब इन एलिमेंट्स को ऑक्टेव के रूप में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. नाउ व्हाट इज ऑक्टेव. ऑक्टेव मतलब 8 के ग्रुप में. ठीक है, कि 8 एलिमेंट्स एंड देन 8 एलिमेंट्स एंड देन 8 एलिमेंट्स. ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. यहां पर भी जो बेसिस था एटम्स को अरेंज करने का, दैट वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. सो ही अरेंज्ड द एटम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन सच अ वे कि जो पहला एलिमेंट था
उसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो सिमिलर था ऑफ द एवरी 8th एलिमेंट। आई बात समझ में? जो फर्स्ट एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वर कमिंग सिमिलर टू एवरी 8th एलिमेंट, जस्ट लाइक आवर म्यूजिकल नोट्स। जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स में होता है सा रे गा मा पा धा नी अगेन सा, ठीक है, सा फिर से आ गया। ऐसे ही एलिमेंट्स की भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी हर 8वें एलिमेंट की, ठीक है ना। बिकॉज ही नोटिस दैट आफ्टर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज वर रिपीटेड आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट का जो कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जो आ रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एक उसमें कर देते हैं, ठीक है, उनकी सेम फिजिकल एक ग्रुप में कर देते हैं, उनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव ये दिया था। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखिए किया क्या था उन्होंने, जैसे कि लिथियम है, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ये देखो ये है पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये अगेन 8वां। तो लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टीज आई वो सिमिलर आई, ठीक है। अब मैं सोडियम को अगर पहला मान लूं तो ये देखो एवरी 8th एलिमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 8th एलिमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम का भी क्या आ रहा था, सिमिलर आ रहा था। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, सिमिलर। अगर मैं बेरिलियम को 1 मान लूं तो 8th एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट क्या आया, सिमिलर आ गया। मैग्नीशियम को अगर मैं 1 मान लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैल्शियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की। कब ऑब्जर्व की, व्हेन ही अरेंज्ड the elements in order of their increasing atomic mass in set of 8 elements, then the physical and chemical properties, certain physical and chemical properties of the first element was coming similar to the physical and chemical properties of every 8th element. सिंपल सीधी सी बात है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी है जो आप फ्रेम करके अपने स्कूल एग्जाम्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ। ऑक्टेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने 8 के ग्रुप्स में डिवाइड किया था इनको। यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब ये क्यों फेल हो गया था भाई, सही तो चल रहा था सिस्टम अपना, फिर क्यों फेल हो गया? तो ये इसलिए फेल हो गया था क्योंकि अगर देखा जाए तो उस टाइम पे 20 एलिमेंट्स थोड़ी ना थे, ठीक है। उस टाइम पे तो मतलब 17 एलिमेंट्स उन्होंने किया था बेसिकली। उस टाइम पे इससे ज्यादा एलिमेंट्स थे और वो सारे एलिमेंट्स को इस लॉ ऑफ ऑक्टेव से जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। सारे एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी 8-8 के ग्रुप में अगर ऐसे अरेंज कर रहे थे तब वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था कि उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आ रहे थे, वो कैल्शियम तक ही जस्टिफाई कर पाए थे, इसलिए वो फेल हो गया था। बहुत बच्चों के मन में एक और सवाल आया होगा कि मैम यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन कहाँ गया? तो नहीं था, उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे हमारे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं होते, इसलिए उन्होंने उसको भी इंक्लूड नहीं किया था, विच इज ऑल्सो वन ऑफ अ ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। चलो जी, न्यूलैंड वाज फर्स्ट टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो लिस्ट के फॉर्म में ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में दिया था, क्योंकि हमारे जो लेवोइजियर थे इन्होंने तो सिर्फ मेटल, नॉन मेटल गैसेस के बेसिस पे कर दिया था, सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे, ठीक है। फिर हमारे डोबर एनर्जी आए तो उन्होंने तो ट्राइड के फॉर्म में कर दिया था। न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट? किसने लिस्ट प्रिपेयर किया था? आपका डोब्राइनर आ जाएगा, लेवोइजियर आ जाएगा ऑप्शन में, न्यूलैंड आ जाएगा, मेंडलीफ आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए चलिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कैसे याद करेंगे? ली बे बकनफ,
ठीक है, ली, बे, बकनॉफ, और उसके बाद सोडियम, इसके बाद इसके नीचे का तो पता ही होगा, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, हमारे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, एंड देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्टेव में शामिल नहीं था, और इनमें से कोई अलग सा एलिमेंट आपको ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दे देगा कि चलो इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट was not listed in Newland law of octave। इनमें से कौन सा एलिमेंट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में शामिल नहीं था? ऑप्शन आपको दे देगा सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और डी आपको दे देगा बेरिलियम। चलो फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्ट्रोंशियम है क्या शामिल? नहीं है ना, तो स्ट्रोंशियम विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बारीकी से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको एक बार एनसीईआरटी, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, आप जो भी चैप्टर पढ़े हो, जैसे ये वाला भी मैंने टॉपिक पढ़ा है, इसको फटाफट से आप एनसीईआरटी से जरूर रीड आउट करेंगे। ओके, चलो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने किसने रीड किया है ये एनसीईआरटी से, और आपको कौन कौन सी चीजें सिमिलर मिली, कौन कौन सी चीजें नहीं मिली, वो सारी चीजें भी बताएंगे। ओके, चलो भाई, अब आते हैं दूसरे मतलब साइंटिस्ट पे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ कमियां आई, जिसकी वजह से इनका लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब कोई फेल होता है साइंटिस्ट, तो नया साइंटिस्ट मौके पे चौका लगाने आ जाता है, और यहाँ पे मौके पे चौका किसने लगाया? लोथर मेयर साइंटिस्ट ने। अब ये जो लोथर मेयर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। तो न्यूलैंड ने लिस्ट के फॉर्म में दिया था, जबकि लोथर मेयर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया। अब ये ग्राफ इन्होंने किसके किसके बीच में ड्रॉ किया था? दिस ग्राफ वाज बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एटम का जो वॉल्यूम है और एटम का जो वेट है, उसके बेसिस पे इन्होंने ग्राफ को बनाया। बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, और बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अब इससे सवाल कैसा आएगा? इससे सवाल आ सकता है कि लोथर मेयर ने ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया था? डेंसिटी वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब वर्सेस मतलब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो इतना पता है कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, तो एक्स एक्सेस पे हमारा एटॉमिक वेट था एंड वाई एक्सेस पे एटॉमिक वॉल्यूम था। ये चीज एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स जितने नोन थे उस टाइम पे, उनका एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। ठीक है, और उन्होंने उनका एटॉमिक वेट निकाला। तो याद रहे कि लोथर मेयर का भी बेसिस कहीं ना कहीं क्या था? एटॉमिक वेट ही था। सो दिस वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। हमारे जो ड्रोबराइनर ने दिया ट्रायड, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, दैट वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। लोथर मेयर ने जो कर्व ड्रॉ किया, वो भी एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, बेसिस क्या था हमारा? एटॉमिक वेट ही था। ठीक है, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनका एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? रेडियस पता कर लेंगे। ठीक है, उस टाइम में अब हमारे को इतना ज्यादा डीप में घुसना नहीं है, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं? हम कंसिडर करते हैं एटम्स टू बी स्फेरिकल, तो हम 4/3 पाई r क्यूब से कर लेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। अब r कैसे निकालेंगे? उस टाइम पे
हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स थे जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर था, जिससे कि हम मास, रेडियस, ये सारी चीजें निकाल सकते थे। तो वो सारी चीजों से हमने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। कैसे कैसे? हमने नहीं, लोथर मेयर ने। और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ किया एटॉमिक वेट के बेसिस पे। अब ग्राफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई। क्या इंटरेस्टिंग चीज आई? ग्राफ में इंटरेस्टिंग चीज ये आई कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे, जो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते थे, वो ग्राफ में सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यहां पर देखिए, जैसे कि लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी सोडियम से, सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी पोटेशियम से, पोटेशियम की प्रॉपर्टी वाज सिमिलर टू रुबिडियम एंड सीजियम एंड सो ऑन। तो ये देखो, ये सब सेम पोजीशन इन द ग्राफ, दे आर ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन इन द ग्राफ। देखो, लिथियम ने टॉप का पोजीशन ऑक्यूपाई किया, पीक, टॉप को क्या बोलते हैं? पीक। तो सोडियम ने भी पीक ऑक्यूपाई किया, फिर पोटेशियम ने भी पीक ऑक्यूपाई किया, एंड रुबिडियम ने भी पीक ऑक्यूपाई किया, एंड सीजियम ने भी पीक ऑक्यूपाई किया। मतलब एटम्स हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, यहां पर जो ये वाले एलिमेंट्स थे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी? सेम। जो आपके क्रेस्ट वाले ऑक्यूपाई कर रहे थे, इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। दे वर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट यहां पर है, ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखो, ये वाला जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी ये वाले एलिमेंट से सिमिलर आ रही थी, इसकी प्रॉपर्टी ये वाले एलिमेंट से आ रही थी सिमिलर, ये वाले से आ रही थी, ये वाले से आ रही थी। ठीक है, सो द एटम्स, ठीक है, द एटम्स हैविंग शोइंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ। ये हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली इस ग्राफ से। ठीक है, अब इसके साथ दिक्कत है, इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं थी, इट वॉज अ परफेक्ट ग्राफ। ठीक है, बहुत ही मेहनत की थी, ठीक है, लोथर मेयर ने, और बहुत ही मेहनत से ये ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी सही था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 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 उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63। धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने लगे, एलिमेंट्स बढ़ने लगा तो ग्राफ में क्या होने लगा? कंजेस्टेड होने लगा ना ग्राफ क्या होने लगा? कंजेस्टेड होने लगा। अब ग्राफ कंजेस्टेड होने लगा तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहे थे कि भैया ये वाले एलिमेंट का ग्राफ है, पोजीशन है, या दूसरे वाले एलिमेंट का पोजीशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए, ग्राफ कंजेस्टेड होते गया और हम सिमिलर पोजीशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह से। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वर नॉट आइडेंटिफाइड ड्यू टू द कंजेस्शन इन द ग्राफ। ओके, तो इसलिए वो फेल हो गया। अब आए हमारे मेंडलीफ भाई साहब। कौन आया? मेंडलीफ। अब मेंडलीफ ने एकदम तहलका मचा दिया था, ये थे एकदम स्टड बॉय। ठीक है, देख रहे हो तुम। ठीक है, अब इन्होंने बिल्कुल तहलका मचा दिया था मार्केट में। क्या किया इन्होंने? अब देखिए, मेंडलीफ आए और इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। अब मेंडलीफ ने क्या क्या बातें बोली? In 1869, he published a table of elements organized by increasing atomic mass. फिर वही बात, इन्होंने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया was in order of their increasing atomic mass. This is very very important fact. ठीक है, कि इन्होंने भी जो अरेंज किया ना एटम को, वो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास किया था, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास किया था। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने टेबुलर फॉर्म में हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया। अभी तक तो किसी ने लिस्ट बनाया, किसी ने तो 3-3 के भाग में डिवाइड कर दिया, किसी ने तो कर्व बना दिया, किसी ने तो ऐसे ही मेटल नॉन मेटल बोल दिया था, बट ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अस एन आइडिया अबाउट द टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल फॉर्म में भी तो कर सकते हैं। हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा एलिमेंट्स को पहचानना, एलिमेंट्स को जानना, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना। सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डू दैट। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया था? अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। अब यहां से देखो, मेंडलीफ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप अपने स्कूल एग्जाम्स की बात करें वहां पे, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंडलीफ हिस्ट्री में से ज्यादातर क्वेश्चन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पर्सपेक्टिव। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बना था उसका बेसिस क्या था, व्हाट वाज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को आप एज इट इज याद कर लेंगे। उन्होंने क्या बोला था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि उन्होंने ये बोला था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है। सो ही जस्ट कॉइन्ड अ वर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने यहाँ पे कॉइन किया है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब तो हमें समझ में आता है कि उनका डेंसिटी कैसा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उनका रेडियस कैसा है, दैट ऑल कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं, वो हमारे हैलाइड्स कैसे बनाते हैं, वो किस तरह के रिएक्शन दिखाते हैं वाटर के साथ या एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन, ऑल दैट कम्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो उन्होंने ये बात बोली कि वो कैसे दिखते हैं, क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस से, वो एलिमेंट्स का आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये दो चीज आपको समझनी यहाँ पर जरूरी है। पहली बात कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक इज समथिंग विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। किसी भी सर्टेन इंटरवल के बाद अगर कोई चीज रिपीट होती है तो हम उसको पीरियोडिक बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, पीरियड 1, पीरियड 2, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिर रिसेस होता है, फिर फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड, हमारे टाइम पे 8th पीरियड तक रहता था, ठीक है। और जब कभी जैसे इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो उसका कुछ रहता था, तो फिर 0 पीरियड भी होता था जिसमें हम डांस वांस की प्रैक्टिस करते थे, राइट। तो पीरियड क्यों बोला गया उसको, क्योंकि अब स्कूल की अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया है कि 40 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद एक और वैसा ही उतने ही घंटे का सेशन, उतने ही आवर का सेशन आपका फिर से स्टार्ट होगा। फिर 45 मिनट्स के बाद फिर से एक सेशन, फिर 45 मिनट्स के बाद फिर से एक सेशन। सो दैट इज अ पीरियोडिक थिंग, दैट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। यहां पर जो इंटरवल है स्कूल में वो टाइम है, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह टाइम ही इंटरवल हो। अगर आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी की प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक रिपीटेशन हो रहा है। आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स हमारा फिर से क्या हो रहा है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है, तो उनको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। एनी फिजिकल और केमिकल फंक्शन दैट गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। और ये पीरियोडिक फंक्शन का बेसिस क्या है, एटॉमिक मास। मतलब कुछ एटॉमिक मास रिपीट होने के बाद हमारा पीरियोडिक फंक्शन भी उसी वे में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो पीरियोडिक फंक्शन इज एनीथिंग, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, एनीथिंग विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एनी प्रॉपर्टी। क्योंकि यहां पर हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी की बात करें। एनी प्रॉपर्टी विच gets repeated after certain interval, any property which gets repeated after certain interval, कुछ इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद या कुछ एटॉमिक मास के बाद अगर प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं, हमारे रिपीट हो रहे हैं, उसको पीरियोडिक फंक्शन बोला जाएगा। एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, इट इज एटॉमिक मास। तो ही ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन टेबुलर फॉर्म। इसी चीज को उन्होंने टेबुलर फॉर्म में क्या किया, अरेंज किया, और उन्होंने बोला कि ये जो रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, हमारा एटॉमिक मास है, ये बात बोली थी उन्होंने, और इस तरह का कुछ टेबल बनाया था उन्होंने। अब यहां से देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि उन्होंने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, कितने पीरियड्स में डिवाइड किए थे, कौन कौन से एलिमेंट थे, ये ए और बी क्या है, और उन्होंने
किस बेसिस पे किया था, इस तरह के सवाल बन सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द डेटा ऑफ दिस टेबल. बहुत सारे बच्चे ये डेटा को देख के घबरा जाते हैं कि मैम हम कैसे याद करेंगे इन्हें. तो याद नहीं करना है, इसको ऑब्जर्व करना है. ट्राई टू ऑब्जर्व द टेबल्स विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में जो टेबल रहते हैं वो सिर्फ आपको देखने के लिए, डराने के लिए नहीं रहते हैं. डरते तो हैं हम तो डरपोक हैं, थोड़ा सा भी डेटा देख लेते हैं डर जाते हैं कि भैया ये तो याद नहीं होगा, पहले ही हथियार डाल देते हैं. तो याद करने के लिए वो डेटा है भी नहीं, उसको ऑब्जर्व करो. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखूं तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, मैं ये ऑब्जर्व करूंगी. तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स. अब सवाल क्या बनेगा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे. तो आप सीधे सीधे बोलोगे 8 ग्रुप्स थे. कैसे, ये अब टेबल ऑब्जर्व करके अभी बताया ना मैंने. तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द टेबुलर फॉर्म एंड ही डिवाइडेड द टेबल इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स. He divided the table into groups and periods. Now what are the groups? ये जो आपके ये वाले वर्टिकल वाले हैं, ये क्या है हमारे ग्रुप्स हैं. और ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल भी डिवीजन उन्होंने किया था इन पीरियड्स. एंड ही ऑल्सो डिवाइडेड द टेबल इनटू वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स नोन एज हमारे पीरियड्स. ये देखो, अब इन्होंने पीरियड को डिवाइड किया, देखो इन ए एंड बी फॉर्म. ठीक है, इसको यहां पे लिख दो. ए और बी फॉर्म में इन्होंने पीरियड्स को डिवाइड किया. अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने पीरियड्स में डिवाइड किया. तो देखो 7 पीरियड्स, देवर टोटल 7 पीरियड्स. ठीक है, 1 2 3 4 5, देवर टोटल 6 पीरियड्स. और उन्होंने एक ग्रुप का तो नाम, ये जो 8th वाला ग्रुप था ना, उसको उन्होंने नाम ही दे दिया था ट्रांजिशन सीरीज. सो द 8th ग्रुप, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप को ट्रांजिशन सीरीज का नाम दिया गया. तो 8th ग्रुप वाज नोन एज ट्रांजिशन सीरीज. ये वाला पूरा का पूरा क्या है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. सो द 8th ग्रुप वाज नोन एज ट्रांजिशन सीरीज. ही डिवाइडेड द पीरियोडिक टेबल इनटू 8 ग्रुप्स and 6 periods, and the periods were further subdivided into A and B. A और B में उन्होंने पीरियड को भी फर्दर डिवाइड किया था. ठीक है, एंड ट्रांजिशन सीरीज कौन से ग्रुप में था, तो ट्रांजिशन सीरीज वाज इन द 8th ग्रुप एंड इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th पीरियड. 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा था और हमारे कौन से ग्रुप में था, 8th ग्रुप में था. इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है ना. अब देखो, ये उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं. ये देखो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. सबका अगर एटॉमिक मास देखें तो 6.9, 9.0, 10.8, 12, 14, 15 एंड 18. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया है. देखो, सोडियम 22.9, एल्यूमिनियम 24.3, सिलिकॉन 28, 30, 32, 35. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे. यहां पर तक चीजें क्लियर है. तो क्या क्या चीजें हमने सुनी अभी तक, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा समय लगाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो घबराना मत. कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहला ऐसा साइंटिस्ट जिसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन द टेबुलर फॉर्म किया था, ही वाज मेंडलीफ. and he divided the elements on the basis of their increasing atomic masses. उन्होंने मेंडलीफ का लॉ, पीरियोडिक लॉ दिया और उस लॉ में इन्होंने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. ये किस बेसिस पे रिपीट हो रहे हैं, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस बेसिस पे रिपीट हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास. ये अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रिपीट हो रहे हैं, ये बात बोली थी. अब इन्होंने जो ये टेबल बनाया था, ये टेबल के कुछ फीचर्स ये हैं कि इन्होंने अपने टेबल को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया था. ये जो हॉरिजॉन्टल वाला आप रो देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला रो देख रहे हैं, इसको पीरियड्स नाम दिया. देयर वर टोटल 6 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6. देयर वर टोटल 6
पीरियड्स। पीरियड्स कौन से वाले होते हैं? अपने ये वाले हॉरिजॉन्टल वाले। और ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल वाले। ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक पीरियड, ये एक पीरियड एंड ये एक पीरियड एंड सो ऑन। ठीक है, सो ही डिवाइडेड द टेबल इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। द टेबल वाज डिवाइडेड इनटू 8 groups and 6 periods. The period were further divided into A and B. Period को further उन्होंने A and B में divide किया. The group which was having transition elements were known as transition series and that was group number 8. He has arranged the atom in their order of their increasing atomic mass. इतनी सारी चीज क्लियर है। अब मैं आप लोगों को कुछ बात दिखाऊंगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बताने जा रही हूं। बोलोगे मैम बताओ ना, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो चलो इधर आओ। अब इस प्रोसेस में उन्होंने कुछ क्या कर दिया था, कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, लेकिन फिर भी उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे थे। तो उन्होंने ये जो एटॉमिक वेट वाला जो पैटर्न है उसको इग्नोर करते हुए जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया था। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर देखो अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो ये देखिए टेलुरियम एंड आयोडीन को अगर देखें तो ये देखो, ये है टेलुरियम। क्या आप सब लोग टेलुरियम देख पा रहे हैं? और ये अपना आयोडीन। तो टेलुरियम का एटॉमिक मास है बच्चा 127.6 एंड आयोडीन का मास है 126.9। आइडियली क्या होना चाहिए, कम एटॉमिक मास वाला पीछे और ज्यादा एटॉमिक मास वाला आगे। टेलुरियम को यहां होना चाहिए, आयोडीन को यहां होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आयोडीन का जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आ रहा था वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से सिमिलर आ रहा था, इसलिए उन्होंने एटॉमिक मास वाले फैक्टर को इग्नोर कर दिया था थोड़े टाइम के लिए और उसको आयोडीन को क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप में रख दिया था। तो पहली इग्नोरेंस जो थी, पहली गलती जो थी, उन्होंने ये किया था। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ऐसा हमारे पोटेशियम और आर्गन के लिए भी किया था। इन्होंने ऐसा हमारे कोबाल्ट और निकल के लिए भी किया था। यहां पर आप देख सकते हैं अगर कोबाल्ट और निकल को, तो देखो जरा कोबाल्ट और निकल को, तो कोबाल्ट क्या है हमारा 58.93। 58.93 मैथ्स आती है थोड़ी बहुत, बड़ा घटा ये तो बता सकते हो कौन किससे बड़ा कौन किससे घटा छोटा है। 58.93 इज कोबाल्ट एंड निकल इज 58.71। कम किसका है? निकल का है। पीछे किसको होना चाहिए? निकल को होना चाहिए। लेकिन है कौन? निकल तो आगे है, निकल तो निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि मेंडलीफ ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था इस फैक्ट को कि उनका एटॉमिक वेट जो है वो ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं है। तो उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया था और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको साथ साथ में रख दिया था। ठीक है, तो ये बात उन्होंने की थी। इसके अलावा पोटेशियम एंड आर्गन को भी किया था। यहां पर आर्गन नहीं दिख रहा है, मैं आपको आगे दिखा दूंगी। क्लियर? चलो भाई, तो चलिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ फीचर्स जान लेते हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया। चलिए उसको एक बार रिटन फॉर्म में देख लेते हैं अच्छे से। तो ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था देयर वर ओनली 63 एलिमेंट्स नोन। 8 वर्टिकल रोज जिनको ग्रुप्स बोला। 7th group was subdivided in A and B and 8th group has 9 elements in the group of 3 each. अब यहां पर देखो जो 7th ग्रुप है, 6th है, ठीक है, 1st से लेके 7th तक इन सबको A और B, 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 A और B में डिवाइड किया। जबकि जो 8th ग्रुप है उसमें A और B ग्रुप नहीं है। क्या आपने ये चीज नोटिस किया? मैंने क्या बोला आपको? पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करना है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेटा, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें ये देखा कि 8 हमारे क्या हैं? वर्टिकल हमारे रोज हैं जिसको हमने ग्रुप बोला और 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। ठीक है, 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं जिनको हमने पीरियड्स बोला। 7 groups were divided further into A and B
whereas the eighth group was not divided into A and B. एट्थ ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे एंड दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें तीन तीन के सेट में 9 एलिमेंट्स हैं, जिनमें तीन तीन के सेट में 9 एलिमेंट्स हैं. देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, Ru, RH एंड प्लैटिनम, Ru, RH एंड प्लैटिनम, ठीक है. तो फिर 9 एलिमेंट्स थे टोटल हमारे किसमें, एट्थ ग्रुप में, जिसमें तीन तीन के सेट में हमारे एलिमेंट्स थे. तो ये हमने देखा कि 63 एलिमेंट्स नोन थे. वर्टिकल रोज को हमने ग्रुप बोला. 7 ग्रुप्स वर डिवाइडेड फर्दर इनटू A and B टाइप, whereas the 8th group known as the transition series had 9 elements, 3 in each. पीरियड्स किनको बोला गया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया, ठीक है. अब यहां पर देखिए प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो उन्होंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट की थी. देखो उस टाइम पे क्योंकि सारे एलिमेंट्स नोन नहीं थे, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन. सो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे ना, जो नोन नहीं थे, ठीक है, उनके लिए कुछ जगह छोड़ दी थी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो यहां पर, ठीक है, अब एल्यूमिनियम, उस टाइम पे एल्यूमिनियम के नीचे डिस्कवर नहीं हुआ था कोई एलिमेंट, तो उन्होंने जगह छोड़ दी थी, ठीक है. सिलिकॉन के नीचे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने जगह छोड़ दी थी. और जगह तो छोड़ी ही छोड़ी, साथ ही साथ उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि देखो सेम ग्रुप में आ रहा है, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम जैसा होगा. एल्यूमिनियम जैसा को उन्होंने एक वर्ड बोला था, ईका एल्यूमिनियम. उन्होंने बोल दिया था इसको EKA, ईका मतलब होता है जैसा. उन्होंने बोला था एका एल्यूमिनियम, दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम, दैट इज एका एल्यूमिनियम. सिमिलरली यहां पर कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हो, यहाँ पे जर्मेनियम मैंने लिखा है, वो बाद में डिस्कवर हुआ था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. जर्मेनियम अभी डिस्कवर नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ईका सिलिकॉन. उसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू सिलिकॉन. तो ये भी बताया था उन्होंने कि उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी सिमिलर टू विच एलिमेंट. साथ ही साथ उन्होंने एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट कर दिया था. ही आल्सो प्रेडिक्टेड द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास की प्रेडिक्शन के साथ साथ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ रही थी, ही आल्सो प्रेडिक्टेड कि जो एलिमेंट बनेगा या जो एलिमेंट डिस्कवर होगा आगे चल के, उसका किस प्रकार का वो ऑक्साइड बनाएगा, किस फॉर्मूला है, मतलब EXOY किस फॉर्मूले का वो ऑक्साइड बनाएगा, किस फॉर्मूले का वो हैलाइड बनाएगा, ये भी डिस्कवर कर दिया था. अब क्या हो गया भैया, तहलका मच गया था पूरे उसमें. अब इसी वजह से मेंडलीफ फेमस हो गया था बहुत. भैया ये तो अंतर्यामी है, ये तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कवर जो नहीं हुए हैं उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है ना. अब ये देखो यहां पर यही हुआ था, देखिएगा जरा, ईका एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के नीचे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने उसको बोल दिया कि ये एल्यूमिनियम जैसा होगा, ठीक है. ही प्रेडिक्टेड कि उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 68 होगा. ही आल्सो प्रेडिक्टेड द डेंसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, की जो एलिमेंट आगे चल के डिस्कवर होगा उसकी डेंसिटी लगभग इतना होगा. उसका मेल्टिंग पॉइंट ये बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा नहीं होगा, कम होगा. उसने ये बता दिया कि ये जो ऑक्साइड बनाएगा वो E2O3 का बनाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी Al2O3 बनाता है. एल्यूमिनियम AlCl3 बनाता है, तो वो जो एलिमेंट आएगा वो भी ECl3 बनाएगा, मतलब वो किस तरह का क्लोराइड बनाएगा. और ये जो उसने प्रेडिक्ट किया था वो एक्चुअल में इसी के सिमिलर आए. 68 प्रेडिक्ट किया था, एटॉमिक मास कितना आ गया, 70 उसका. 5.9 उसका प्रेडिक्शन किया था डेंसिटी का, देख रहे हो 5.94, मतलब पॉइंट्स में फर्क, कितना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन था. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 उसने बताया था, और ऑक्साइड जब बना तो Ga2O3, गैलियम का ऑक्साइड. ECl3 बताया था उसका क्लोराइड, और जो क्लोराइड बना वो गैलियम क्लोराइड. और सिर्फ इसी का नहीं, ईका सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए भी उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी. जर्मेनियम का उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जर्मेनियम जो एलिमेंट आगे चल के डिस्कवर होगा उसका नाम उसने बोल दिया, अब नाम तो नहीं बता सकते ना, नाम तो उसने बोल दिया कि सिलिकॉन जैसा होगा, ईका सिलिकॉन होगा. उसका एटॉमिक वेट लगभग 72 होगा, ये प्रेडिक्शन था उनका. उसका जो डेंसिटी होगा लगभग 5.5 होगा. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा. ये जो ऑक्साइड बनाएगा वो
सिलिकॉन के जैसा SiO2 बनाता है सिलिकॉन, वो भी EO2 बनाएगा। जो क्लोराइड बनाएगा सिलिकॉन SiCl4 बनाता है, ये भी ECl4 बनाएगा। और इससे जो जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टीज आई, जब जर्मेनियम डिस्कवर हो गया तो हमने देखा कि भैया इसका तो एटॉमिक मास क्या है, देख रहे हो 72.6, जितना उसने प्रेडिक्ट किया था उसी के बराबर, डेंसिटी भी लगभग उसी के बराबर, मेल्टिंग पॉइंट हाई बोला था 1231 केल्विन, ऑक्साइड बोला था वैसा ही ऑक्साइड बना रहे उसी फॉर्मूले का, क्लोराइड बोला था वो भी उसी फॉर्मूले का बना। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज थी उसके प्रेडिक्शन में, जो एक्चुअली एलिमेंट फाउंड हुआ था, डिस्कवर हुआ उसमें, कि भैया मेंडलीफ को लोग उस टाइम भगवान मानने लगे थे, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे मेंडलीफ इस बात के लिए, ठीक है, कि भैया ये तो एकदम गदर मचा दिए, मतलब एकदम एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है और उसका डेंसिटी बता दिए। सोच रहे हो क्या, मतलब उस टाइम पे लोग पागल ही हो गए होंगे, सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। आज की डेट में ऐसा कोई कर दे हम खुद पागल हो जाए, वो तो उस टाइम पे उन्होंने कर दिया था जब इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं थे, जब इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, लोग बहुत ही एकदम मेंडलीफ का तो बहुत ही फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। तो इसलिए मेंडलीफ वाला जो पीरियोडिक टेबल था कुछ कमियां होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। अब उसके मेरिट्स भी बहुत ज्यादा थे, मेरिट्स मतलब उसके बहुत ही अच्छे जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जर्मेनियम के बारे में प्रेडिक्शन कर दिया, गैलियम के बारे में प्रेडिक्शन कर दिया, स्कैंडियम के बारे में प्रेडिक्शन कर दिया, भाई और क्या चाहिए, जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं थे उनके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया। दूसरी बात, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी ने हमें आइडिया दिया कि एलिमेंट्स को अगर सिस्टमैटिकली स्टडी करना है तो भैया ट्रायड में नहीं स्टडी हो पाएगा, ग्रुप में अगर आप ऐसे सिर्फ ऐसे लिस्ट बना दोगे स्टडी नहीं हो पाएगा। इसकी स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही सिस्टमैटिक टेबल बनाना पड़ेगा एंड वी हैव टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इसका जो आइडिया दिया था वो मेंडलीफ ने ही दिया था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया कि जो एक्चुअली अगर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर नहीं आ रहे हैं तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो हम गलत मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ करेक्शन भी किया था, उन्होंने हमें बेरिलियम के सही मास के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे गोल्ड एंड प्लैटिनम का भी इससे पहले हम एटॉमिक मास जो समझते थे वो गलत होता समझते थे। इन्होंने ही बताया कि इनका एटॉमिक मास इतना नहीं इतना होना चाहिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आर कमिंग सिमिलर टू दिस एलिमेंट, ठीक है। तो ही ऑल्सो करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इससे भी सवाल बन सकता है कि एटॉमिक मास में उन्होंने करेक्शन भी किया था, हालांकि उन्होंने एटॉमिक मास वाले पॉइंट को इग्नोर भी किया था अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने बेरिलियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम का एटॉमिक मास का करेक्शन भी किया था। अब तक एटॉमिक मास गोल्ड, बेरिलियम एंड प्लैटिनम का हम गलत मान के चलते थे, इनके आने के बाद ही हमने करेक्ट एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम पाया। ओके चलो अब मेंडलीफ के बारे में कुछ और बातें। He stated that if atomic weight of an element cause it to be placed in a wrong group, then weight must be wrong. तो उन्होंने क्या किया कि ये बोला कि अगर एटॉमिक वेट जो है एलिमेंट का वो अगर रॉन्ग ग्रुप में प्लेस हो रहा है, ठीक है, जिसके जो हमारे वो हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो मैच नहीं कर रहे। हाँ, तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि अगर किसी एलिमेंट का फिजिकल एंड प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उनका हम एटॉमिक मास ही गलत मान के चल रहे हो। फॉर एग्जांपल उस समय पे हम बेरिलियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम का एटॉमिक मास गलत समझते थे, तो उन्होंने उसका करेक्शन किया। ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, इंडियम, यूरेनियम, हमारा गोल्ड एज वेल एज प्लैटिनम, इन सब का एटॉमिक मास का करेक्शन किया था। He was so confident in his table that he used it to predict the physical and chemical properties of 3 elements which were not yet known. इसी से तो तहलका मचाया था। उन्होंने जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे, जिनका अता पता ही नहीं था, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया और वो प्रेडिक्शन भी सही, समझ रहे हो। तो इस वजह से वो फेमस हो गए थे, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स बिटवीन 1874 एंड 1885 and the fact that Mendeleev's prediction for scandium, gallium and germanium were amazingly close to the actual values, his periodic table was generally accepted. तो अब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद
इतना ज़्यादा जो सही चीज़ें वो समझने के बाद उनके पीरियोडिक टेबल को जनरली हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब उस जमाने में यही माना जाने लगा कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही है, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था वो भी सही है, एंड दिस इज द फाइनल पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स थे। तो बाकी साइंटिस्ट एकदम भड़क गए कि ऐसे कैसे, ठीक है, हम पागल हैं क्या, हम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके अगर डिफेक्ट्स है तो डिफेक्ट्स को एक्नॉलेज करो ना, डिफेक्ट्स को समझो, ठीक है। तो डिफेक्ट्स थे मेंडलीव के टेबल में, तो वो डिफेक्ट्स को हाईलाइट किया गया, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होना चाहिए, वो उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। उसके अलावा एनॉमलस पेयर, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल एंड हमारा टेलुरियम एंड आयोडीन, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई। इनका जो एटॉमिक नंबर है, जो इनका जो एटॉमिक मास है वो आगे पीछे रखा गया। कोबाल्ट क्या होता है हमारा, कम होता है एटॉमिक उसमें, ठीक है। उसके बाद निकल आता है, लेकिन एक्चुअली में निकल को पीछे रहना चाहिए, क्योंकि निकल का क्या होता है, एटॉमिक वेट कम होता है, कोबाल्ट का ज्यादा होता है, कोबाल्ट को आगे रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट लिखा फिर निकल लिखा, कोबाल्ट और फिर निकल लिखा। जबकि एटॉमिक मास की अगर बात करें तो निकल का एटॉमिक मास क्या है, कम है, कोबाल्ट का ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेलुरियम एंड आयोडीन की बात करूं, उसमें भी यही केस हुआ। एंड हमारा अगर बात करें पोटेशियम एंड आर्गन का, तो पोटेशियम का 39, आर्गन का 40 होता है, लेकिन उन्होंने आर्गन को पीछे रखा एंड पोटेशियम को आगे रख दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको उन्होंने इग्नोर ही कर दिया था। लेकिन बाकी के साइंटिस्ट ने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, इसी बात का पॉइंट बना के उछाल दिया कि भैया इसके पीरियोडिक टेबल में तो डीमेरिट्स हैं, हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, अरे भैया जो बेसिस रखा था मेंडलीव ने, वो कौन सा बेसिस रखा था, उन्होंने रखा था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को अरेंज किया था, ठीक है। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं तो यहां पर हमें आइसोटोप्स को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे तुम ही बताओ, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है तो डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को भी अरेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बात बताओ, होना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने अरेंज नहीं किया। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तीनों को अलग अलग अरेंज होना चाहिए, तीनों का अलग अलग पोजीशन होना चाहिए, लेकिन उसकी भी बात नहीं की थी। आइसोटोप्स को अलग, आइसोटोपिक एलिमेंट्स को अलग अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, लेकिन उन्होंने उसको सेम डब्बे में रखा, मतलब सेम पोजीशन पे रखा। तो ये भी एक डिमेरिट था। तो इस वजह से कुछ डिमेरिट्स, ये कुछ डिमेरिट्स थे जिनकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी जनरली हमने क्या कर दिया, उसको चेंज किया, ठीक है ना। सो दीज वर द डिमेरिट्स। अब इससे रिलेटेड हमारे स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स मैंने आप लोगों को बताया, डिमेरिट्स बताया। अब इसी चीज को अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दोगे तो आपके बढ़िया नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में 5 डिमेरिट्स, 5 मेरिट्स लिख देना, 3-4 डिमेरिट्स लिख देना, आराम से नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड टुगेदर। ये भी एक डिमेरिट था कि जो इन्होंने ग्रुप ए और में पीरियड में ए और बी पीरियड सब डिवाइड किया था, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उनको साथ में रखा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलिमेंट्स को रखने, मतलब एक पीरियड में रखने के लिए उन्होंने ये फैक्ट को इग्नोर कर दिया था कि भैया ये तो अलग अलग एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कॉपर की अगर बात करें तो, सोडियम एंड कॉपर की अगर बात करें तो इनमें से इनका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। कॉपर क्या है, एकदम ही रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, जबकि सोडियम देखिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने इग्नोर किया था, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को इग्नोर करके उनको सेम पीरियड में रख दिया, विच वाज नॉट एक्सेप्टेड। दूसरा, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप, जबकि कॉपर और अगर मैं मरकरी को देखूं तो कॉपर एंड मरकरी आर हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इनको अलग अलग रख दिया, ठीक है। मैं यहां तो वहां, वही वाला केस हो गया। तो देयर वर अ लॉट ऑफ डिफेक्ट्स एंड लॉट ऑफ मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसकी वजह से
हमारे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेंडलीफ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेंडलीफ ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो एक तो वैसे ही सब पागल हो चुके थे क्योंकि उनका प्रेडिक्शन सही हो चुका था। सो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन 1905 व्हेन नो वन हैड आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अरे भैया उस टाइम पे जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका अता पता ही नहीं था। उस समय पे मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उस टाइम पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। उस समय पे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ था। सोच रहे हो, देख रहे हो बंदे की बुद्धि, देख रहे हो, उस समय पे उनका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पब्लिश है। ये तो बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बस। मेंडलीफ नेम हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड। मेंडलीफ ने इतना कमाल का काम किया था उस जमाने में कि उनका नाम एकदम स्वर्ण अक्षरों में हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आ चुका है, ठीक है ना। सो उनका नाम हमने अमर कर दिया है, ठीक है, बाय नेमिंग द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101, ठीक है। 101 रुपए का शगुन होता है ना, वैसे ही जो 101वां एलिमेंट आया उसको हमने मेंडलीफ के नाम से रखा और उनके नाम को हमने क्या कर दिया, एकदम अमर कर दिया। उस 101वें एलिमेंट को हम मेंडलीवियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडलीवियम। सो मेंडलीफ को हमने इतनी इज्जत दी, उन्होंने हमें इतनी बातें बताई जिसको हम मॉडिफाई करके आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो जो 101वां एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम मेंडलीफ को हम सम्मान देने के लिए उनके नाम से उसका नाम रखा गया, दैट इज मेंडलीवियम। द नेम वॉज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट ग्लेन टी सिबॉर्ग, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 101वां एलिमेंट को डिस्कवर किया था और उन्होंने ही ये सजेशन दिया था कि मेंडलीफ का नाम से भाई एलिमेंट होना चाहिए। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत ही मदद की है हमारी, हमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए कि पीरियोडिक टेबल हमारा टेबल ऑफ फॉर्म में होना चाहिए, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइडेड होना चाहिए, इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं इनको ऐसे ऐसे अरेंज करना चाहिए, इनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, एटॉमिक मास बता दिया उन्होंने करेक्ट करके, इतनी सारी अच्छी चीज़ बताई कि उनको तो बनता है यार, इतना इज्जत देना तो बनता है, ठीक है। द डिस्कवरर ऑफ द एलिमेंट, द रिकॉग्निशन ऑफ द पायनियरिंग रोल ऑफ द ग्रेट रशियन केमिस्ट who was the first to use periodic system of elements to predict the chemical properties of undiscovered element, the principle which has been a key to the discovery of nearly all ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अब इन्हीं से जितने भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं इसी मेंडलीफ के जो लॉस है इसी से हमने डिस्कवर किया है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ऐसे हमने मेंडलीफ को बहुत इज्जत दी, 101वां एलिमेंट हमने मेंडलीफ के नाम पे कर दिया। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से डिस्कवरीज, कौन कौन से पीरियोडिक टेबल, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने हमें आइडिया दिया ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल बनाने का हमें आइडिया दिया। तो अभी जो हमारी हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की वो हो चुकी है खत्म, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी साइंटिस्टों ने हमें बताया कि पीरियोडिक टेबल ऐसा होना चाहिए, ऐसा, वहाँ से सीख लेते हुए, वहाँ से कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए अब हम बनाने वाले हैं अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हमने क्या मॉडिफिकेशन किया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, और उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने कितने एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए थे उस समय पे, कैसे कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमारी असली कहानी शुरू होने वाली है, जो आज के डेट में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, बहुत पसंद आई होगी और ये हिस्ट्री आपको बिल्कुल याद हो गई होगी, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अगर कोई सजेशन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, goodbye and take care.